तो हमारी आज की इस डीप डाइव में इसी रहस्य को सुलझाया जाएगा। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 7 के बहुत ही सटीक और परीक्षा उपयोगी नोट्स हैं, और इस पीडीएफ का शीर्षक है, मैं बिल्कुल वैसा ही पढ़ रहा हूं जैसा लिखा है, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। जी। इस शीर्षक के ठीक नीचे 3 अलग अलग 3D आणविक संरचनाएं बनी हुई हैं। गेंद और छड़ी जैसे ये मॉडल क्रमशः अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को दर्शा रहे हैं। तो इन संरचनाओं को देखकर सबसे पहले क्या समझ आता है? अगर हम इन संरचनाओं को ध्यान से देखें तो ये पहली ही झलक इस पूरे विषय का आधार स्पष्ट कर देती है। ये तीनों, मेरा मतलब है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये कार्बनिक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। अच्छा। हाँ, और इन सभी में एक चीज बिल्कुल समान है, और वो है ऑक्सीजन का एक परमाणु जो कार्बन के साथ एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन विज्ञान का सबसे बड़ा जादू यही है कि ऑक्सीजन को कार्बन की सीधी श्रृंखला पर लगा दें या एक गोल्ड रिंग पर लगा दें या फिर 2 कार्बनों के बीच में फंसा दें, तो उस अणु का पूरा व्यवहार, उसके गुण और उसका अस्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब सिर्फ एक जगह बदलने से सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। तो इन यौगिकों के इस बदलते व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इन्हें पहचाना और नाम कैसे दिया जाता है। नोट्स के पहले पेज पर जो पहली हेडिंग है, मैं उसे शब्दशः पढ़ रही हूँ। हाँ, पढ़िए। इसमें लिखा है वर्गीकरण। OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक ब्रैकेट में 1 -OH, डाइहाइड्रिक ब्रैकेट में 2 -OH, ट्राइहाइड्रिक ब्रैकेट में 3 -OH। और इसी के ठीक नीचे एक और लाइन लिखी है, कार्बन के संकरण के आधार पर प्राथमिक ब्रैकेट में 1 डिग्री, द्वितीयक ब्रैकेट में 2 डिग्री, तृतीयक ब्रैकेट में 3 डिग्री। अगर इसे एक शांत और सरल नजरिए से समझे तो वर्गीकरण का पहला तरीका तो केवल गिनती करने जैसा है। सिर्फ गिनती? हाँ, सिर्फ गिनती। किसी भी अणु में कितने OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह लगे हैं, बस उन्हें गिन लीजिए। अगर 1 OH लगा है तो वो मोनोहाइड्रिक है, 2 लगे हैं तो डाइहाइड्रिक, और अगर 3 है तो वो ट्राइहाइड्रिक कहलाएगा। ये तो काफी आसान है। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है। इसमें हम OH को नहीं देखते, बल्कि उस कार्बन को देखते हैं जिससे OH जुड़ा हुआ है। हमें ये देखना होता है कि वो विशिष्ट कार्बन खुद आगे कितने और कार्बन परमाणुओं से सीधे तौर पर जुड़ा है। अच्छा, मतलब उस कार्बन के पड़ोसी कितने हैं? सही कहा। अगर वो कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है तो उसे प्राथमिक या 1 डिग्री कहते हैं। अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक या 2 डिग्री, और अगर वो 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है तो उसे तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक 1 डिग्री कार्बन एक सीधी चेन के किनारे पर है, जबकि 3 डिग्री कार्बन बिल्कुल बीचों बीच अन्य कार्बनों से घिरा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी कार को पहचानने के लिए पहले हम उसके दरवाजों की संख्या देखते हैं कि 2 दरवाजे हैं या 4, जो कि मोनो या डाई की तरह हो गया। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर हम देखते हैं कि उस कार का इंजन किस क्षमता का है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। इसी आधार पर अणुओं को भी बांटा जाता है। बिल्कुल सटीक। इसी कड़ी में नोट्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉक्स में 2 और नाम लिखे हैं। मैं पढ़ता हूं। एलिलिक ब्रैकेट में अलाइलिक, C=C के अगले sp3 कार्बन पर OH, बेंजिलिक ब्रैकेट में बेंजिलिक, बेंजीन रिंग के अगले sp3 कार्बन पर OH। तो विज्ञान की दुनिया में ये दोनों शब्द अक्सर उलझन पैदा करते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत साफ है। एलिलिक अल्कोहल में जो OH समूह होता है वो सीधे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर नहीं जुड़ता। तो फिर कहाँ जुड़ता है? वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक पड़ोसी कार्बन पर जाकर जुड़ता है, जो कि सिंगल बॉन्ड वाला यानी sp3 कार्बन होता है। ओह, मतलब एक कदम दूर। हाँ, बिल्कुल एक कदम दूर। और बेंजिलिक में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है, बस वहां डबल बॉन्ड की जगह एक पूरी बेंजीन रिंग होती है। OH समूह उस बेंजीन रिंग के अंदर नहीं जुड़ता, बल्कि रिंग के ठीक बाहर लटके हुए पहले कार्बन से जुड़ता है। समझ गया। अब इन ढांचों को पहचानने के बाद जाहिर नामों की बारी आती है। नोट्स में एक बहुत ही अहम तालिका दी गई है। मैं इसे जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ रहा हूं। नामकरण। महत्वपूर्ण सामान्य और IUPAC नाम। O क्रेसॉल ब्रैकेट में 2 मिथिलफेनॉल, M क्रेसॉल ब्रैकेट में 3 मिथिलफेनॉल, P क्रेसॉल ब्रैकेट में 4 मिथिलफेनॉल। इसके अलावा 3 और जटिल नाम हैं। कैटेकॉल
ब्रैकेट में बेंजीन 1,2 डायोल, रिसोर्सिनॉल ब्रैकेट में बेंजीन 1,3 डायोल और हाइड्रोक्विनोन ब्रैकेट में बेंजीन 1,4 डायोल। साथ ही नीचे एक नीले बॉक्स में लिखा है, क्या आप जानते हैं ग्लाइकॉल ब्रैकेट में एथेन 1,2 डायोल और ग्लिसरॉल ब्रैकेट में प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल के सामान्य नाम परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इस तालिका को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रसायन विज्ञान में IUPAC नाम तो एक तय नियम से चलते हैं, जैसे कार्बन नंबर 1, 2 या 3 पर क्या लगा है। लेकिन जो सामान्य नाम होते हैं ना, वो ऐतिहासिक होते हैं और प्रयोगशालाओं की रोजमर्रा की भाषा में यही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि क्रिसॉल। हाँ, क्रिसॉल असल में कुछ और नहीं बल्कि एक फिनॉल ही है, जिसमें एक अतिरिक्त मिथाइल यानी CH3 समूह जुड़ गया है। अब ये मिथाइल समूह किस जगह पर जुड़ा है, उस आधार पर उसे ऑर्थो, मेटा या पैरा कहा जाता है। ऑर्थो, मेटा, पैरा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में कैसे समझेंगे? ऑर्थो मतलब बिल्कुल बगल में, मेटा मतलब एक छोड़कर, और पैरा मतलब बिल्कुल आमने सामने। बस इतनी सी बात है। अच्छा। और जहां तक ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल की बात है, तो ग्लिसरॉल वही गाढ़ा नमी देने वाला पदार्थ है जो सर्दियों में त्वचा पर लगाने वाले लोशन या साबुन में पाया जाता है। इसमें 3 OH समूह होते हैं, इसलिए यह इतना ज्यादा गाढ़ा होता है। वाकई रोजमर्रा की चीजों में ही रसायन विज्ञान छिपा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें इन यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नोट्स के अगले पेज पर स्पष्ट रूप से लिखा है, अल्कोहल का विरचन एल्कीन से। 1. अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। नियम मार्कोनिकॉफ नियम का पालन होता है। 2. हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। नियम अंतिम उत्पाद प्रति मार्कोनिकॉफ नियम जैसा दिखता है। इस विधि से प्राथमिक ब्रैकेट में 1 डिग्री अल्कोहल की उत्तम लब्धि प्राप्त होती है। विरचन यानी बनाने की विधि। जब हम एल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़कर उसमें पानी जोड़ते हैं तो पानी 2 हिस्सों में टूटता है, एक H और दूसरा OH। अब असली पहेली ये है कि H किस कार्बन पर जाएगा और OH किस पर। यहाँ मार्कोनिकॉफ नियम काम आता है। आसान भाषा में ये नियम कहता है कि अमीर और अमीर होगा। अमीर और अमीर होगा रसायन विज्ञान में? जी हाँ, मतलब जिस कार्बन के पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, पानी का नया हाइड्रोजन भी उसी के पास जाएगा। लेकिन रसायन विज्ञान में हमेशा एक दूसरा रास्ता भी होता है। वो क्या है? अगर हमें इसके बिल्कुल विपरीत परिणाम चाहिए तो हम हाइड्रोबोरानिन ऑक्सीकरण का तरीका अपनाते हैं। ये मार्कोनिकॉफ के उल्टे नियम यानी एंटी मार्कोनिकॉफ पर काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि OH समूह हमेशा किनारे वाले कार्बन पर लगे, जिससे हमें बेहतरीन गुणवत्ता वाला प्राथमिक अल्कोहल मिलता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे पानी का अणु एल्कीन के पास पहुंच रहा है। तीरों की दिशा स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैसे टूटकर हाइड्रोजन पर हमला करते हैं, एक अस्थिर मध्यवर्ती बनता है और फिर ऑक्सीजन जाके वहां जुड़ जाता है। लेकिन एक पल रुकिए, मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि अमीर और अमीर होगा, हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। पर अणु को कैसे पता चलता है कि किसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? उसके पास कोई दिमाग तो है नहीं। और क्या ये दोनों अलग अलग नियम रसायनज्ञों को अपनी मर्जी से अणु को मनचाहा आकार देने की शक्ति देते हैं? जैसे अगर हमें प्राथमिक अल्कोहल ही चाहिए तो हम सीधा हाइड्रोबोरानिन ऑक्सीकरण का रास्ता चुन सकते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। अणु के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन उसके पास स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का प्राकृतिक झुकाव होता है। अच्छा, स्थिरता? हाँ, जब डबल बॉन्ड टूटता है तो बीच में एक पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन बनता है, जिसे कार्ब धनायन कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पर ज्यादा स्थिर महसूस करता है, किनारे वाले पर नहीं। इसीलिए OH समूह उस स्थिर बीच वाले हिस्से पर जाकर जुड़ता है। यही मार्कोनिकॉफ नियम का असली कारण है, स्थिरता। समझ गया। और बिल्कुल यही संश्लेषण की असली ताकत है। अगर रसायनज्ञों को किनारे वाला अल्कोहल चाहिए तो वे हाइड्रोबोरेनिन का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी जरूरत के हिसाब से अभिक्रिया का रास्ता चुन सकते हैं। इसे मनचाहा आकार देने की बात नोट्स के अगले हिस्से में और भी स्पष्ट होती है। यहां PDF में लिखा है, कार्बोनिल यौगिकों से एल्डिहाइड कीटोन NaBH4, LiAlH4
के साथ अल्कोहल देते हैं। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। जी। इसके बाद एक और अहम तरीका लिखा है ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक से, ब्रैकेट में फ्रॉम ग्रिन्यार्ड रिएजेंट RMGX, मेथिनाइल ब्रैकेट में HCHO से 1 डिग्री, अन्य एल्डिहाइड ब्रैकेट में RCHO से 2 डिग्री और कीटोन ब्रैकेट में RCOR से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे समझते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक मजबूत डबल बॉन्ड होता है। जब हम इसमें NaBH4 जैसे अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो उनका काम होता है हाइड्रोजन प्रदान करना। वे इस डबल बॉन्ड को तोड़कर वहां हाइड्रोजन चिपका देते हैं, जिससे वो अल्कोहल में बदल जाता है। लेकिन जो ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक वाली बात है वो रसायन विज्ञान का एक जादुई हथियार है। जादुई हथियार कैसे? क्योंकि ये अभिकर्मक कार्बन कार्बन के नए बॉन्ड बनाने का काम करता है, यानी ये श्रृंखला को लंबा कर सकता है। अगर हम सबसे छोटे एल्डिहाइड यानी मेथेनाइल से शुरुआत करें और उसमें ग्रिन्यार्ड मिलाएं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अगर कोई बड़ा एल्डिहाइड लें तो? अगर थोड़ा बड़ा एल्डिहाइड लें तो 2 डिग्री और अगर कीटोन लें तो विशाल 3 डिग्री अल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो एक बार जब ये अल्कोहल बन जाते हैं तो बाहरी दुनिया में ये कैसा बर्ताव करते हैं? नोट्स में अगले पेज पर भौतिक गुणधर्म के तहत लिखा है 1 क्वथनांक ब्रैकेट में बॉइलिंग पॉइंट, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन और ईथर से उच्च होते हैं। 2 विलेयता ब्रैकेट में सोल्यूबिलिटी, अल्कोहल जल के साथ H आबंध बनाते हैं इसलिए जल में विलेय हैं। एल्किल समूह ब्रैकेट में R का आकार बढ़ने पर विलेयता घटती है क्योंकि यह जल विरागी होता है। देखिए, भौतिक गुण पूरी तरह से अणुओं के आपसी खिंचाव पर निर्भर करते हैं। अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध सुनने में बहुत भारी शब्द लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो ये 2 अलग-अलग अणुओं के बीच एक अदृश्य चुंबक जैसा खिंचाव पैदा हो जाना है। एक अदृश्य चुंबक। हाँ, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं वे दूसरे अल्कोहल अणु के साथ बड़ी मजबूती से जुड़ जाते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे डॉटेड लाइंस के जरिए इसी अदृश्य खिंचाव को दर्शाया गया है। ये डॉटेड लाइंस। जी, इसी मजबूत पकड़ को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। इसीलिए अल्कोहल का क्वथनांक या उबलने का तापमान बहुत अधिक होता है। और विलेयता की बात करें तो यही चुंबक वाला रिश्ता अल्कोहल पानी के साथ भी बना लेता है, जिससे वो पानी में आसानी से घुल जाता है। लेकिन जैसे ही एल्किल समूह यानी R का आकार बढ़ता है तो नोट्स के अनुसार घुलने की क्षमता कम होने लगती है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसा है जैसे ये एल्किल समूह एक छतरी की तरह काम कर रहा है। छतरी जितनी बड़ी होगी अणु पानी से उतना ही दूर भागेगा, यानी उसके घुलने की क्षमता उतनी ही कम हो जाएगी क्योंकि ये हिस्सा जल विरागी यानी पानी से डरने वाला होता है। बिल्कुल सही, छतरी वाला उदाहरण बहुत सटीक है। इसके बाद नोट्स रासायनिक गुणधर्म की ओर मुड़ते हैं। यहां लिखा है अम्लता ब्रैकेट में एसिडिटी क्रम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एल्किल समूह का +I प्रभाव OH आबंध की ध्रुवता को कम करता है। फिर एक महत्वपूर्ण तथ्य बॉक्स में दिया गया है, एस्टरीकरण द्वारा एस्पिरिन का निर्माण। सैलिसिलिक अम्ल प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड तीर का निशान एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल ब्रैकेट में एस्पिरिन प्लस एसिटिक अम्ल। अम्लता का मतलब है कि कोई अणु कितनी आसानी से अपना H+ आयन यानी हाइड्रोजन बाहर फेंक सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल सबसे आसानी से H+ छोड़ते हैं, इसलिए वो सबसे अच्छे अम्ल हैं। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बन के पास 3 बड़े एल्किल समूह होते हैं। ये समूह अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ धकेलते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे +I प्रभाव कहते हैं। अच्छा, तो इससे क्या होता है? जब ऑक्सीजन के पास चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं तो वो अपने पास मौजूद हाइड्रोजन को और कसकर पकड़ लेता है। बॉन्ड मजबूत हो जाता है और H+ का निकलना मुश्किल हो जाता है। समझ गया। और जो एस्टरीकरण की रासायनिक अभिक्रिया नोट्स में दी गई है वो बहुत ही व्यवहारिक है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि जो समीकरण है, अगर हम उसके एक्शन को समझें तो सैलिसिलिक अम्ल के OH समूह में से बस एक हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह
एसिटिक एनहाइड्राइड का एक बड़ा हिस्सा, जिसे एसिटाइल समूह कहते हैं, वो आकर जुड़ जाता है। इसी एक छोटे से बदलाव से दुनिया की सबसे मशहूर दर्द निवारक दवा एस्पिरिन बन जाती है। वाकई ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे कुछ परमाणुओं का जुड़ना पूरी दवा का स्वरूप तय कर देता है। नोट्स के अगले हिस्से में CO आबंध विदलन अभिक्रियाएं दी गई हैं। इसमें ल्यूकस परीक्षण का जिक्र है। मैं पढ़ता हूं। ल्यूकस परीक्षण ब्रैकेट में सांद्र HCl प्लस ZnCl2 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत धुंधलापन देता है। 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट में धुंधलापन देता है। 1 डिग्री अल्कोहल साधारण ताप पर कोई धुंधलापन नहीं देता। जी। इसके अलावा 2 और प्रक्रियाएं हैं। निर्जलन ब्रैकेट में 443K पर एल्कीन बनता है और ऑक्सीकरण ब्रैकेट में PCC से एल्डिहाइड KMNO4 से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। मैं बताती हूँ, ये ल्यूकस परीक्षण प्रयोगशाला का एक बेहद दिलचस्प जादू है। मान लीजिए आपके पास 3 अलग अलग परख नलियां हैं, जिनमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल रखे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा किस में है। एक ब्लाइंड टेस्ट की तरह। हाँ, आप बस उनमें ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं। जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है और परख नली का तरल एकदम दूधिया या धुंधला हो जाता है। इतनी जल्दी? जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तृतीयक अल्कोहल जब अपना OH हटाता है तो जो कार्बन धनायन बनता है वो 3 तरफ से कार्बन से घिरे होने के कारण बेहद स्थिर होता है। ये भारी स्थिरता उसे तुरंत प्रतिक्रिया करने की ताकत देती है। द्वितीयक को थोड़ा समय लगता है, लगभग 5 मिनट, और 1 डिग्री तो बिना गर्म किए प्रतिक्रिया करता ही नहीं। निर्जलन? निर्जलन बहुत सीधा है। अणु के अंदर से पानी का बाहर निकलना। जब अल्कोहल को 443K पर बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देता है और पीछे सिर्फ एल्कीन बचता है। अच्छा। और ऑक्सीकरण में अगर हमें अभिक्रिया को बीच रास्ते में यानी एल्डिहाइड पर रोकना है तो PCC जैसे हल्के रसायन का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर पूरी ताकत से ऑक्सीकरण करना है तो KMNO4 डालते हैं, जो उसे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। तो अभी तक हमने देखा कि OH समूह सीधी श्रृंखला पर कैसा व्यवहार करता है, लेकिन अगर इसी OH को एक गोल बेंजीन रिंग पर लगा दिया जाए तो क्या होगा? नोट्स का अगला भाग इसी बारे में है। हेडिंग है फिनॉल बेंजीन रिंग का जादू। हाँ, फिनॉल का विरचन के अंतर्गत 4 तरीके दिए गए हैं। मैं पढ़ता हूं। पहला है हेलोएरीन से ब्रैकेट में डाउज प्रोसेस। दूसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तीसरा डायजीनियम लवण से। चौथा क्यूमीन से ब्रैकेट में औद्योगिक विधि। खुली श्रृंखलाओं से निकलकर जब हम गोल बेंजीन रिंग की दुनिया में आते हैं तो नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। फिनॉल बनाने की ये 4 तरीके काम के हैं, लेकिन पहली और चौथी विधि सबसे खास है। वो कैसे? डाउ प्रक्रिया में बेंजीन से जुड़े हैलोजन को हटाने के लिए बहुत ही चरम स्थितियों जैसे 623 के तापमान और 300 ATM दबाव की जरूरत पड़ती है। ये बताता है कि बेंजीन रिंग अपनी चीजों को कितनी मजबूती से पकड़ कर रखती है। और क्यूमीन वाली विधि? क्यूमीन वाली विधि असल दुनिया के उद्योगों की जान है। क्यूमीन, जो कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, उसे हवा में खुला छोड़कर पहले ऑक्सीकृत किया जाता है और फिर थोड़ा सा अम्ल डालते ही वो उच्च गुणवत्ता वाले फिनॉल में बदल जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके साथ एसीटोन नाम का एक बहुत ही उपयोगी रसायन भी मुफ्त में मिल जाता है। एक के साथ एक फ्री। उद्योगों के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। इसके बाद नोट्स में एक बुनियादी और बहुत जरूरी सवाल उठाया गया है, फिनॉल की अम्लता। यहां PDF में लिखा है फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। कारण? 1 sp2 संकरित कार्बन ब्रैकेट में अधिक विद्युत ऋणात्मक। 2 फिनॉक्साइड आयन का अनुनाद स्थायित्व। जी। और इसके ठीक नीचे प्रतिस्थापी प्रभाव का जिक्र है। EWG ब्रैकेट में जैसे -NO2 अम्लता बढ़ाते हैं, EDG ब्रैकेट में जैसे -CH3 अम्लता घटाते हैं। ये रसायन विज्ञान का एक क्लासिक सिद्धांत है। हमने देखा था कि अल्कोहल H+ छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिनॉल खुशी खुशी अपना H+ आयन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि H+ छोड़ने के बाद जो संरचना बचती है उसे फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, और ये आयन गजब का स्थिर होता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद यानी रेजोनेंस के 5 ढांचे हैं।
अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो एक ही जगह रुका नहीं रहता। वो तीरों के साथ साथ पूरी बेंजीन रिंग के ऑर्थों और पैरा कोनों पर गोल गोल घूमता रहता है। तो क्या ये अनुनाद या रेजोनेंस एक तरह की शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है? मतलब जो अतिरिक्त नेगेटिव चार्ज अणु पर आ गिरा है उसे एक जगह इकट्ठा होने की बजाय पूरी रिंग में फैला देना ताकि अणु स्थिर महसूस करे। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। चार्ज का किसी एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना अणु को परेशान और अस्थिर कर देता है। बेंजीन रिंग एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह उस चार्ज को अपने भीतर फैला लेती है। अच्छा, और वो प्रतिस्थापी प्रभाव? प्रतिस्थापी प्रभाव भी इसी से जुड़ा है। EWG यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जैसे NO2 उस नेगेटिव चार्ज को और भी ज्यादा अपनी तरफ खींचकर अणु को हल्का और स्थिर महसूस कराते हैं, जिससे फिनॉल की अम्लता और बढ़ जाती है। इसके विपरीत EDG यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जैसे मिथाइल पहले से मौजूद भारी नेगेटिव चार्ज पर अपने इलेक्ट्रॉन और धकेलने लगते हैं, जिससे अणु अस्थिर हो जाता है और अम्लता घट जाती है। समझ गया। ये स्थिरता फिनॉल को कुछ बहुत ही अनोखी प्रतिक्रियाएं करने की आजादी देती है। नोट्स में अगली हेडिंग है फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इसके दो हिस्से हैं, मैं पढ़ रहा हूं। 1 नाइट्रीकरण, तनु ब्रैकेट में डाइल्यूट HNO3 के साथ अलग उत्पाद और सांद्र ब्रैकेट में कॉन्क HNO3 के साथ पिक्रिक अम्ल ब्रैकेट में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का बनना। दूसरा है 2 हैलोजनन, CS2 में ब्रोमीन से मुख्य उत्पाद P आइसोमर बनता है, जबकि जल में ब्रोमीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप बनता है। मैं समझाती हूँ। OH समूह के बेंजीन रिंग से जुड़ना रिंग को बहुत ज्यादा सक्रिय या यूं कहें कि भूखा कर देता है। जब हम नाइट्रीकरण करते हैं तो हल्का यानी डाइल्यूट अम्ल डालने पर NO2 समूह केवल एक जगह पर जाकर जुड़ता है। और अगर गाढ़ा अम्ल डाल दें तो? अगर हमने गाढ़ा और सांद्र अम्ल डाल दिया तो रिंग इतनी बेताब होती है कि वो एक साथ 3 जगहों 2, 4 और 6 नंबर की पोजीशन पर NO2 को जोड़ लेती है। इसी से पिक्रिक अम्ल बनता है, जो कि असल में एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक है। ओहो, विस्फोटक। इसी में जो हैलोजनेशन वाला हिस्सा है वो दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये कितनी अजीब बात है कि सिर्फ विलायक यानी सॉल्वेंट को बदलने से, मतलब CS2 की जगह पानी का इस्तेमाल करने से अचानक ब्रोमीन रिंग के 3-3 कोनों पर जाकर चिपक जाता है और एक सफेद पाउडर बना देता है। पानी में ऐसा क्या खास है जो इतनी विस्फोटक जैसी प्रतिक्रिया करा देता है? इसके पीछे का विज्ञान ध्रुवीयता या पोलैरिटी में छिपा है। पानी बहुत ही ध्रुवीय होता है। जब फिनॉल पानी के संपर्क में आता है तो वो तुरंत अपना H+ आयन छोड़ देता है और फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। अच्छा? अब ये फिनॉक्साइड आयन साधारण फिनॉल के मुकाबले रिंग के अंदर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन धकेलता है। इस अचानक बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण रिंग अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और ब्रोमीन किसी एक जगह रुकने के बजाय हर खाली जगह पर एक साथ हमला कर देता है। और CS2 के मामले में? वहीं दूसरी तरफ CS2 एक अध्रुवीय विलायक है। ये फिनॉल को आयन में टूटने ही नहीं देता, इसलिए प्रतिक्रिया बहुत शांत और धीमी रहती है और हमें सिर्फ एक जगह पर जुड़ा हुआ साधारण उत्पाद मिलता है। हाँ, बिल्कुल साफ हो गया। अब नोट्स में आगे कुछ महत्वपूर्ण नाम अभिक्रियाएं दी गई हैं। लिखा है कोल्बे अभिक्रिया, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण, राइमर टीमन अभिक्रिया, सैलिसिलैल्डिहाइड का निर्माण। साथ ही 2 छोटी अभिक्रियाएं और हैं, यशदरज ब्रैकेट में जिंक डस्ट के साथ बेंजीन का बनना और ऑक्सीकरण द्वारा बेंजोक्विनोन का बनना। जब भी रसायन विज्ञान में किसी अभिक्रिया का नाम किसी वैज्ञानिक पर होता है तो उसका मतलब है कि वो कोई बहुत ही विशेष उत्पाद बना रही है। कोल्बे अभिक्रिया के जो चरण यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी साधारण गैस का उपयोग करके फिनॉल पर एक कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ा जा रहा है। इसी से सैलिसिलिक अम्ल बनता है। और याद रहे, यही वो रसायन है जिससे हमने थोड़ी देर पहले एस्पिरिन बनाई थी। हाँ, बिल्कुल याद है। राइमर टीमन अभिक्रिया में हम क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो फिनॉल पर एक एल्डिहाइड समूह चिपका देता है। और जो यशदरज या जिंक डस्ट वाली प्रतिक्रिया है वो तो किसी जादू की तरह है। जादू कैसे? जिंक सीधे तौर पर फिनॉल से उस इकलौते ऑक्सीजन को खींचकर बाहर निकाल लेता है और पीछे एक सादा शुद्ध बेंजीन बच जाता है।
और रही बात ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से बेंजोक्विनोन बनता है, जिसमें रिंग के अंदर मौजूद डबल बॉन्ड अपनी जगह बदलकर एक बिल्कुल नया रूप ले लेते हैं। प्रयोगशाला की इन जादुई अभिक्रियाओं से निकलकर अब असल दुनिया के उद्योगों की ओर चलते हैं। नोट्स का अगला हिस्सा है औद्योगिक महत्व के अल्कोहल। इसमें लिखा है मेथनॉल कास्ट स्पिरिट अत्यंत विषैला अंधापन या मृत्यु का कारण, और एथेनॉल शर्करा के किण्वन या फॉर्मेंटेशन द्वारा उत्पादित। जी। साथ ही एक बॉक्स में है विकृतीकरण ब्रैकेट में डीनेचुरेशन। व्यावसायिक एथेनॉल को पीने अयोग्य बनाने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट ब्रैकेट में रंग और पिरिडीन ब्रैकेट में गंध मिलाना। मेथनॉल और एथेनॉल दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन मानव शरीर के अंदर जाते ही इनका असर बिल्कुल उलट होता है। मेथनॉल को पुराने समय में लकड़ी को गर्म करके निकाला जाता था, इसीलिए इसे कास्ट स्पिरिट कहा गया। और ये विषैला होता है। ये इतना जहरीला है कि शरीर के अंदर जाकर ये फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाता है, जो आंखों की नसों और कोशिकाओं को तुरंत नष्ट कर देता है। दूसरी तरफ एथेनॉल है, जिसे सदियों से चीनी या गन्ने के रस में यीस्ट डालकर किण्वन यानी फर्मेंटेशन के जरिए बनाया जाता है। और ये विकृतीकरण वाली बात तो ऐसी है जैसे किसी बेहद कीमती लेकिन खतरनाक रसायन पर चेतावनी का लाल रंग और बदबूदार सायरन लगा देना। बिल्कुल सही। उद्योगों में एथेनॉल एक बेहतरीन और सस्ता विलायक है, लेकिन लोग इसे पीने के लिए इस्तेमाल ना करें, इसलिए इसमें कॉपर सल्फेट मिलाकर इसे नीला रंग दे दिया जाता है और पिरिडीन मिलाकर इसमें भयानक बदबू पैदा कर दी जाती है ताकि कोई गलती से भी उसे पी ना ले। हाँ, ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अब हम पीडीएफ के बिल्कुल अंतिम हिस्से में आते हैं, जहां ऑक्सीजन दो कार्बनों के बीच एक पुल का काम करता है, यानी ईथर। ईथर विरचन और गुण में लिखा है अल्कोहल के निर्जलन से 413 के पर ईथर जबकि 443 के पर एल्कीन बनता है, और विलियमसन संश्लेषण प्राथमिक एल्किल हैलाइड अनिवार्य है। भौतिक गुणों के बारे में लिखा है CO आबंध ध्रुवीय होते हैं पर क्वथनांक कम होता है। ईथर बनाने में तापमान का जो खेल है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। सामग्री बिल्कुल वही है, सल्फ्यूरिक अम्ल और अल्कोहल, लेकिन अगर आपने तापमान 413 के रखा तो पानी एक ही अणु के अंदर से निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। और अगर तापमान कम रखा तो? अगर आपने तापमान को थोड़ा सा कम करके 413 के पर सख्ती से रोक दिया तो पानी एक अणु से नहीं बल्कि दो अलग अलग अल्कोहल अणुओं के बीच से निकलेगा, और वो दोनों अणु उस अकेले ऑक्सीजन के पुल के जरिए जुड़कर ईथर बना लेंगे। कमाल है, सिर्फ 30 केल्विन का फर्क और पूरा उत्पाद बदल गया। हाँ, यही केमिस्ट्री है। ईथर बनाने की जो दूसरी विधि है विलियमसन संश्लेषण, वो प्रयोगशालाओं में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी एक सख्त शर्त है। कैसी शर्त? जो एल्किल हैलाइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो छोटा यानी 1 डिग्री ही होना चाहिए। अगर हमने बड़ा 3 डिग्री हिस्सा ले लिया तो जो दूसरा रसायन हम डाल रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड, वो जुड़ने के बजाय उसे तोड़ना शुरू कर देगा। विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी और ईथर की जगह एल्कीन बन जाएगा। अच्छा। और जहां तक क्वथनांक की बात है, ईथर का क्वथनांक इसलिए कम होता है क्योंकि अल्कोहल की तरह ईथर के अणु आपस में वो मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड वाला अदृश्य चुंबक नहीं बना पाते। बिल्कुल। अब हमारी आखिरी स्लाइड ईथर की अभिक्रियाओं पर है। मैं इसे पढ़ता हूं। HX द्वारा CO आबंध का विदलन हैलाइड छोटे समूह के साथ जुड़ता है। अपवाद 3 डिग्री समूह होने पर SN1 तंत्र, और एनिसॉल में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, ऑर्थो और पैरा निर्देशक। मैं इसे समझाती हूँ। ईथर वैसे तो बहुत शांत यौगिक होते हैं, जल्दी किसी से प्रतिक्रियाएं नहीं करते हैं, लेकिन जब इन्हें हाइड्रोजन आयोडाइड या ब्रोमाइड जैसे शक्तिशाली अम्लों के साथ गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन का वो पुल टूट जाता है। फिर क्या होता है? अब हैलोजन को किसी एक तरफ जाना होता है। नियम ये है कि आयोडीन हमेशा उस कार्बन श्रृंखला के पास जाएगा जो आकार में छोटी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे आयोडाइड आयन बिना किसी रुकावट के छोटे वाले हिस्से पर सीधे हमला कर रहा है। और जो अपवाद लिखा वो क्या है? अगर ईथर के एक तरफ विशाल 3 डिग्री समूह लगा है तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही बदल जाता है। तब प्रतिक्रिया SN1 तंत्र के जरिए होती है, जहां कार्बोधनायन की स्थिरता सबसे अहम हो जाती है, और ऐसे में हैलोजन हमेशा बड़े वाले 3 डिग्री हिस्से के साथ जाकर जुड़ता है।
और एनिसोल? एनिसोल, जो कि एक रिंग वाला ईथर है, बिल्कुल फिनॉल की ही तरह बर्ताव करता है। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन धकेलता है, जिससे आने वाले नए समूह केवल ऑर्थो और पैरा स्थानों पर ही जुड़ते हैं। हाइल ग्रुप का आना या ऑक्सीजन का किनारे से उठकर दो कार्बनों के बीच में आ जाना पूरे रसायन विज्ञान के नियमों को पलट कर रख देता है। बिल्कुल, संरचना से ही गुणधर्म तय होते हैं और यही इन कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को इतना तार्किक और खूबसूरत बनाता है। आज हमने देखा कि इन अणुओं की दुनिया में स्थान या पोजीशन ही सब कुछ है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।